Dear students, this is Shiv Kumar Budga. Today I am going to discuss some important facts about पैसिवाइजेशन. मैं पैसिवाइजेशन पर सीधा आता हूँ. हमारे क्या है कि जो डिटेल जो क्लासेस होंगी ऑनलाइन वो बाद में होंगी. अभी हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं किसी भी टॉपिक के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको हम बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं. तो आज मैं पैसिवाइजेशन के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ. बच्चे केवल नियम रखते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हमें जाननी चाहिए पैसिवाइजेशन जो है समझने से पहले, क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं हैं और मैं सीधा सीधा वो वॉइस चेंज के लिए देता है. कई बार पैसिव वॉइस दे देता है, उसको एक्टिव में बनवाने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए कहता है, और कई बार जो है वो मतलब इस तरह से इसका उल्टा भी करता है. तो कुल मिला के हमें समझना चाहिए कि पैसिव से एक्टिव में या एक्टिव से पैसिव में कम से कम सेंटेंस की बेसिक पहचान तो कि अंग्रेजी में कौन सा सेंटेंस पैसिव होगा और कौन सा एक्टिव होगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि पैसिव सेंटेंस की पहचान. अंग्रेजी में ध्यान रखना है दो चीज़ें. अगर ये दो चीज़ें किसी वाक्य में हैं तो वो डेफिनेटली पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, और इन दोनों में से अगर एक चीज़ भी गायब है, एक चीज भी नहीं है, तो वो निश्चित रूप से एक्टिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस नहीं होगा. ठीक है ना. तो दोनों चीजों का मतलब यहां हम देख लेते हैं. सबसे पहले फॉर्म ऑफ बी वर्ब. बी वर्ब की जो फॉर्म है वो यहां पर होनी चाहिए. ये लिखी हुई है इज एम आर वॉज वर्ब बी बी बी. अगर इनमें से कोई भी फॉर्म है बी की सेंटेंस में और साथ में V3 है, अर्थात जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो वो सेंटेंस निश्चित रूप से पैसिव वॉइस होगा. एग्जाम्पल के तौर पे द वर्क इज डन, ये सेंटेंस पैसिव है. एक्चुअली हम करते क्या है, हम देखते ये हैं कि पीछे बाई फ्रेज लगा है तो उस बाई फ्रेज के हिसाब से जाते हैं. ठीक है ना, कि बाई फ्रेज लगा है तो ही वो पैसिव होगा. ये बाई फ्रेज जरूरी नहीं है कि हमेशा हो. अंग्रेजी में पैसिव वॉइस की अगर बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में बाई फ्रेज हमेशा जरूरी नहीं होता है, और इवन कहें तो रेशियो के हिसाब से भी बाई फ्रेज बहुत कम लगता है. या तो सब्जेक्ट बहुत नोन है ना, तो वहां हम बाई फ्रेज नहीं लगाते हैं. ठीक है, या फिर अननोन है तब भी बाई फ्रेज नहीं लगाते हैं. नोन से तात्पर्य है कि वो अंडरस्टूड है, तो फिर हम वहां बाई फ्रेज नहीं लगाते हैं ना. इस तरह से कोई नाम है, कोई भी व्यक्ति है, कोई और हम बताना चाह रहे हैं तो बाई फ्रेज लगा सकते हैं. लेकिन हमेशा बाई फ्रेज वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस हो ये भी जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर पैसिव वॉइस में बाई फ्रेज हो. जो बहुत जरूरी है वो दो चीजें हैं, बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर ये दोनों किसी वाक्य में मिल गई तो वो निश्चित रूप से डेफिनेटली पैसिव होगा. उसका अगर वो वॉइस चेंज करवा रहा है तो ऐसे वाक्य को हमें एक्टिव में लेकर के जाना है. ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक भी चीज गायब है सेंटेंस में तो वो निश्चित रूप से एक्टिव वॉइस है, और उसका अगर वो वॉइस चेंज करवा रहा है तो उसको हम पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे. इसके नियम हैं वो तो आगे की बातें हैं. पर हाँ, दूसरी बात ये आती है कि हम पैसिव वॉइस को क्यों, हमें क्या जरूरत पड़ती है हम पैसिव वॉइस बनाएं. देखिए वैसे तो जो स्टैंडर्ड जो अच्छी अंग्रेजी है उसमें पैसिव वॉइस को शुरुआत में पहले से ही अवॉइड करते आ रहे हैं कि कम से कम पैसिव वॉइस का यूज हम करें. ठीक है ना. फिर भी अब वो धारणा नहीं रही है, थोड़ा सा चेंजेस जो है समय के साथ चेंज होते हैं. तो यहाँ पर देखिए वैसे जरूरत कहाँ पड़ती है, ऑब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस देना चाहें तो फिर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. जैसे यहाँ पर इसमें जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पैसिव वॉइस मतलब जो है ये अगर हम देखें तो ये हम इसको कर्मवाच्य बोलते हैं. तो यहाँ कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम सीधा सीधा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. वर्क किया गया है, किसने किया है, जो सब्जेक्ट है. इसका हम भले ही हमने इसको लिख दिया है पर इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल हमारे दिमाग में नहीं है. तो जब ऑब्जेक्ट के लिए हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट में ही हमारा इंटरेस्ट होता है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. एंड वेट का सिद्धांत यहाँ पर अंग्रेजी ग्रामर में इस तरह का होता है कि हम सेंटेंस के पीछे वाले हिस्से को थोड़ा सा जो है उसको वेट देना चाहते हैं. तो जिसमें कि वेट देने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इसका सब्जेक्ट है उसको बाई के साथ पीछे रख देते हैं और कुछ
जो है इस तरह से थोड़ा सा हमें लगता है कि हम जो पीछे वाला सेंटेंस है ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से, सेंस के हिसाब से तो नहीं, स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा सा पीछे से भारी भरकम नजर आए, तो उस हिसाब से भी हम मानते हैं। हालांकि इसमें जो पहला वाला फैक्ट है वो ज़्यादा मायने रखता है कि हम ऑब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तभी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पैसिव वॉइस को हम कहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। ठीक है ना, तो वैसे तो पैसिव वॉइस किसी भी प्रकार के जो है राइटिंग में यूज कर सकते हैं, मना नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी इन जो राइटिंग्स की मैंने यहाँ पर आपको हेडिंग्स डाली हैं, इनमें पैसिव वॉइस एक हॉलमार्क बन चुका है, एक पहचान बन चुका है कि इनमें पैसिव वॉइस का जो है भरपूर उपयोग किया जाता है और अच्छा भी माना जाता है। जैसे ऑफिशियल राइटिंग में कोई बात करनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो द मीटिंग विल बी हेल्ड, है ना, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कोई भी बात कंटिन्यू करने के लिए हम डॉट 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 लगाते हैं। अच्छा, कई बार बच्चों को थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ जब कंटिन्यूड कोई बात होती है तो हम 3 ही डॉट लगाते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं कई बार मान लो हमारा घर का पेन है तो हम बहुत सारे डॉट 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 इस तरह से लगा देते हैं, तो वो सही नहीं है ना। तो हमें 3 ही डॉट लगाने हैं, ये जो है ग्रामेटिकली जो है इसी तरह से इसको हम करेक्ट मानते हैं। हालांकि जो अमेरिकन इंग्लिश है वहाँ थोड़ा सा 3 डॉट के बाद थोड़ा गैप देकर के 1 डॉट और होता है, तो यहाँ ये अमेरिकन इंग्लिश में फुल स्टॉप को बताने वाला डॉट होता है, पर हम जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसको ही फॉलो करते हैं, इसलिए 3 डॉट्स ही हम लगाते हैं और सीधा सीधा सा इस तरह से ये एक सामान्य नियम है। दूसरा ऑफिशियल राइटिंग का जो एग्जांपल है, द स्टूडेंट्स आर हियरबाय आस्क्ड टू। ठीक है, तो कोई बात आगे कंटिन्यूड की गई है, लेकिन ये पैसिव है क्योंकि बी की फॉर्म और जो है V3 यहाँ पर आई है, यहाँ भी आई है, मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है। अब देखिए दूसरा है हिस्टोरिकल राइटिंग। हिस्टोरिकल राइटिंग में अगर हम देखें तो इतिहास के लेखन में भी पैसिव वॉइस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट और जो घटनाएं होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, करने वाले को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। जैसे खानवा का जो युद्ध है वो किन किन के बीच में लड़ा गया था वो सेकेंडरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है खानवा का युद्ध। ठीक है, और अगर यहाँ हार जीत की भी बात आती है तो अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि राणा सांगा वॉज डिफीटेड, तो हम राणा सांगा में इंटरेस्टेड हैं, बाई बाबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हालांकि और लिखते भी हैं पर उसमें कम इंटरेस्टेड है, इसलिए सब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट बना दिया और पीछे ले गए। यहाँ हम बैटल ऑफ खानवा में इंटरेस्टेड हैं, वॉज फॉट। हमने यहाँ ये जरूरी नहीं समझा कि किसके बीच में लड़ा गया है, किसने जीता किसने हारा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर हिस्टोरिकल राइटिंग में भी इस तरह से प्राथमिकता देते हैं कि पैसिव वॉइस में ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैक्ट्स को रखा जाए। साइंटिफिक राइटिंग जो है ये अगला पॉइंट है कि हम यहाँ पर भी पैसिव वॉइस को जो है थोड़ा महत्व देते हैं और इम्पोर्टेंट इसको मानते हैं, प्राथमिकता के साथ प्रेफर करेंगे। द बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय वाटसन। ठीक है, इस तरह से तो साइंटिफिक राइटिंग के जो भी फैक्ट्स आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, वहाँ पर अगर पैसिव वॉइस का यूज हो सकता है तो प्राथमिकता उसी को दें। अब जो फोर्थ है वो टैक्स ऑफ सीक्रेसी एंड गुड मैनर्स। इसमें सीक्रेसी, कोई सीक्रेट बात बतानी है, हालांकि ऑफिशियल राइटिंग का ये पार्ट है। सीक्रेट बात बताते हुए हम ऐसे कहते हैं यू आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। ठीक है, आगे हम कोई बात कंटिन्यू कर रहे हैं जो सूचना देनी है, तो ये टैक्स ऑफ सीक्रेसी में आता है। सीक्रेट बात को बताने के लिए ऑफिशियल राइटिंग का एक पार्ट है, हम पैसिव वॉइस को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा गुड मैनर्स, अच्छी जो है हम मैनर्स दिखाना चाह रहे हैं, तो वहाँ यू आर हार्टिली इनवाइटेड टू। ठीक है ना, तो इस तरह से हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो गुड मैनर्स, बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। बैठने के लिए हम सीधा सीधा यूं भी कह सकते हैं प्लीज सिट डाउन, ये भी सही है, गलत नहीं है एक्टिव वॉइस में। लेकिन जो बेटर इंग्लिश है, अच्छी अंग्रेजी है, उसके लिए गुड मैनर्स के तहत अगर आप इस तरह से यूज करेंगे प्लीज बी सीटेड, तो ये ज्यादा अच्छी अंग्रेजी होगी, ज्यादा अच्छा इसको माना जाता है। तो ये जो राइटिंग्स हैं ये पैसिव वॉइस मतलब इनमें एक हॉलमार्क बन चुका है, पहचान बन चुका है ना। इसके अलावा हम अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है चीजें जो प्राथमिक है बिल्कुल, कि पैसिव वॉइस में वाक्य को ले जाने के लिए हमें मुख्य रूप से क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। तो सबसे पहला हम जो चेंज करते हैं
यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर के आते हैं। इनका प्लेस बदलते हैं। अगर वो प्रोनाउन है तो उनका केस भी बदल जाएगा, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में। और जो दो मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कंपल्सरी यहाँ पर चीजें बताई हैं, इनके बिना तो हम किसी भी वाक्य को पैसे को कह ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता ही है। दूसरे नंबर पे द यूज ऑफ बी वर्ब, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंस, ये टेंस के हिसाब से आती है बी वर्ब, ठीक है। अंग्रेजी में जो टेंस है वैसे देखा जाए तो मैं आपको बता दूं दो ही होते हैं, तो प्रेजेंट पास्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इंडेफिनिट टेंस में यहाँ प्रेजेंट का इज एन आर, पास्ट का वाज, ठीक है, ये इंडेफिनिट में लग जाएंगे नंबर 1। दूसरा कंटिन्यूअस में ले जाना है तो प्रेजेंट और पास्ट में इनके हिसाब से इनमें बी और जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस में आ जाएगा। परफेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ हम बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हम लेके जा रहे हैं तो इस बी के साथ बी और जुड़ जाएगा कोई सा भी टेंस को, ठीक है। इस तरह से टेंस के हिसाब से इनको रखना नहीं है, बस समझना है, क्योंकि जैसे सामान्य वर्ब होती है उसकी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा फिर इन्फिनिटिव फॉर्म होती है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म होती है, तो 5 फॉर्म मानते हैं। तो इसकी भी आप देख लीजिए, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है जो पास्ट में यूज होती है, ठीक है ना, ये इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म है। अगर इन्फिनिटिव का या हम मॉडल का पैसे बना रहे हैं तो इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, बी इसकी थर्ड फॉर्म है। अगर इसको मेन वर्ब की तरह से चलते हैं लेकर के तो ये इसकी फोर्थ फॉर्म है जिसको हम आईएनजी फॉर्म मान रहे हैं, और ये इसकी फिफ्थ फॉर्म है बी की, ठीक है, जिसको हम खास तौर पे इन्फिनिटिव के तौर पे देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ V3 पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं, और वो होगा ही होगा बी की फॉर्म के साथ। और इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है वो है बाई फ्रेज का प्रयोग, इफ नेसेसरी। यदि जरूरी है तो हम बाई फ्रेज का यूज करते हैं, इफ नेसेसरी लगा दिया है। इससे ये क्लियर है कि बाई फ्रेज जो है उसका प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है, ये ठीक बात है, लेकिन बाई फ्रेज के बिना पैसिव वॉइस का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर हम ऐसा धारणा मानते हैं तो ये धारणा गलत है, ठीक है ना। बाई फ्रेज के बिना भी पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें इन सारी चीजों की ओवरऑल मिला करके, तो कुछ नियम हैं आगे चल के जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी अगली क्लास में। पैसिव वॉइस को लेकर के एक बड़ा टॉपिक लेकर के हम आएंगे जिसमें बहुत सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं, डेप्थ में जाएंगे। काफी बड़ा टॉपिक है, मैं इसको पढ़ाता हूं तो बहुत सारी चीजों को लेकर के साथ चलते हैं। गेट पैसिव की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बीच में एक मिडिल वॉइस होता है, उसकी भी बात करते हैं। फिर बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने जनरली मतलब जो है सुने भी नहीं होंगे, और अगर कहीं पढ़ भी लिए होंगे तो आपके कंसेप्ट्स उनको लेकर के क्लियर नहीं है। तो बिल्कुल अगर आपको किसी भी ग्रामर के जो है टर्म्स को लेकर के, कहीं भी शब्दों के यूज को लेकर के, वोकेबलरी में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे वो कंफ्यूजन डाल सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ मेरे इस मोबाइल नंबर के साथ 9694214645। जुड़े रहिए हमारी क्लासेस से, लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना। मैं शिव कुमार मुदगल आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्लीज़ हमारे जो YouTube चैनल है इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको हमारी अपडेट्स भी रेगुलर मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।